हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। इस सेशन में हम एमपी एडीपीओ के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट लगता है, इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे चैप्टर्स, यूनिट्स, व्हाट नॉट। तो इतने लेंथी एग्जाम को कंसोलिडेट कैसे करें? भले ही अक्टूबर में एग्जाम है, वी स्टिल हैव टाइम, बट वुड दैट टाइम बी इनफ? क्या इतना टाइम काफ़ी होगा? क्योंकि देख के तो नहीं लगता, जिस हिसाब से सिलेबस है उसको देख के तो हरगिज़ नहीं लगता कि भाई एक साल में भी ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब जब इस तरह के लेंथी और डिटेल्ड एग्जाम्स होते हैं तब प्रिपरेशन को बहुत के लिए प्लान किया जाता है, क्योंकि अगर आप बहक गए, खो गए, तो आप समेट नहीं पाएंगे सिलेबस। इसीलिए बिल्कुल शुरू में ही द मोमेंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू हैव टू स्टार्ट वेरी स्ट्रैटेजिकली, बहुत केयरफुली चलें। अगर शुरू से ही आप केयरफुल रहे, रेकलेस नहीं हुए, बहके नहीं, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी की टिप्स दी जा रही हैं, उन पे अगर आप अमल करते हैं, उनको आप अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एग्ज़ाम ना ही सिर्फ तैयार हो जाएगा, मेरी बात माने निकल भी आएगा 100%। अब इस सूरत में जब जुडिशरी के लिए आप नहीं बैठ सकते, बहुत सारे बच्चे नहीं बैठ सकते, क्योंकि 3 साल का जो मैंडेट है वो बहुत सारे बच्चों को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर देता है। तो ये एपीओ के, एडीपीओ के एग्जाम बहुत लुक्रेटिव ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट काउंसिल का जो एक्सपोजर होता है लिटिगेशन का, वो बहुत नोटेबल होता है, बहुत काम आता है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट प्रैक्टिस में जाके फिर आप जुडिशरी के लिए नहीं बैठ सकते, बट लाइक आई सेड, दिस एग्जाम हैज इट्स ओन चार्म, ओन एक्सपीरियंस, राइट। वो एक्सपीरियंस आपको जुडिशरी में भी काम आएगा, और इसके बाद ये एक्सपीरियंस काउंट होगा आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ सर्विस। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं जज ही बनना चाहता हूँ, तो आप जज का एग्जाम दें। बट वो एक्सपोजर, वो नॉलेज इतनी पुख्ता हो चुकी होगी, इतनी सब्सटैंटिव हो चुकी होगी कि वो जुडिशरी आपको फ्रॉम स्क्रैच नहीं शुरू करना पड़ेगा, आप पहले ही जज बन चुके होंगे प्रिपरेशन वाइज, ठीक है। तो इसीलिए एपीओ के एग्जाम्स जो हैं उनको आप सीरियसली लें, अच्छे से तैयार करें। वैकेंसीज अच्छी खासी निकलती हैं, तो इट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू कंसिडर इट, ठीक है। अब मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए ये सेशन प्लान किया गया है, स्ट्रैटेजी, राइट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। लाइक आई सेड कि भाई एग्जाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लेंथी है, इट्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड, इट हैज़ मेनी लॉज। अब जब इतने सारे लॉज होते हैं तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले तो एक डायरेक्शन को क्लियर रखें। आपको लॉ पढ़ना है, किस तरह का लॉ पढ़ना है? भाई लॉ कई जगह दे रखा है, एक लॉ बेयर है, एक लॉ टेक्स्ट बुक में है, एक लॉ कमेंट्री में भी है। विच वन डू यू हैव टू रीड? एमपी एडीपीओ के लिए फॉर्चुनेटली आपको सिर्फ बेयर लॉ पे ध्यान देना होता है। सब्सटैंटिव लॉज हैं इनमें जिनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, एनालिटिकल नहीं होते कि आपको उनका जवाब ना आता हो। वो बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं जो आपको आते ही होंगे। आपने ग्रेजुएशन में वो लॉज पढ़े हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उतना आपने पढ़ा है। तो नन ऑफ द लॉज दैट आर देयर इन दिस एग्जाम आर टू कॉम्प्लिकेटेड। और जो क्वेश्चन भी आते हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत एनालिटिकल, जैसे सीबीआई में आते हैं वैसे नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। विच इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस एग्जाम, द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम बेसिकली आपकी नॉलेज या आपकी कंसेप्चुअल डेप्थ को टेस्ट नहीं कर रहा है, एग्जाम टेस्ट कर रहा है कि क्या आप लॉ को रिटेन कर पा रहे हैं, दैट्स इट। ज़्यादातर लॉज इसमें सिर्फ इट्स प्योर रूल बेस्ड लॉ, मतलब कुछ लॉज तो हैं जो एक प्रॉपर फिलॉसफी, कंसेप्ट पर आधारित होते हैं, कुछ लॉ सिंपल रूल एप्लीकेशन लगते हैं, मतलब लॉ है उसे ऐसा का ऐसा अप्लाई कर दो, और ज़्यादातर लॉज ऐसे ही हैं। प्रॉब्लम बस इतनी ही रहती है कि भाई इतने सारे लॉज हैं तो कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और ऑब्वियसली कितना याद रखना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो जाहिर बात है भाई इंडेक्स को याद रखना पड़ेगा, बेयर लॉज को याद रखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर के साथ साथ जो सेक्शन प्रोविजन दे रखा है उसे, तो हाउ टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। ये रिटेंशन इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है, और रिटेंशन को ही हम इस सेशन में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आपका जो स्टेप होना चाहिए वो बेयर एक्ट होना चाहिए। दिस इज हाउ यू स्टार्ट, दिस इज हाउ यू स्टार्ट। कोई गाइड नहीं, कोई समरी की किताब नहीं, कुछ नहीं, आप बेयर एक्ट को उठाइए। बेयर एक्ट को भी जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आप क्लासिफाई कर दीजिए कि भाई सेक्शन क्या है, ऑफेंस है,
पनिशमेंट का है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, ऑफेंस क्या है, पनिशमेंट क्या है, कॉग्निजेबल है नहीं है, बेलेबल है नहीं है, किसकी पावर है, एटसेट्रा। बस इस बेसिस पे उसे सिग्निफाई कर लीजिए कौन से नंबर पे दे रखा है। इसी को आप इस तरह से क्लासिफाई करते चले जाएंगे तो सेक्शन समझ में भी आ जाता है और रिटेन भी हो जाता है। अगर आप पूरे सेक्शन को बार बार पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, व्हाट डज द सेक्शन डिनोट, क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑफेंस बना रहा है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, नेचर क्या है अगर ऑफेंस है तो, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, किसकी पावर है ना। बस इस चीज़ को समझें क्योंकि ज़्यादातर लॉज ऐसे ही हैं, इसको समझें, इसको लिख लें और इसी को बार बार पढ़ते रहें, दैट्स इट। अब आपको लग रहा होगा मैम आपने तो इतनी आसानी से कह दिया, ये आसानी से मैंने कहे ही इसलिए दिया क्योंकि यही है तरीका, एंड देयर इज नो अदर थिंग दैट यू नीड टू डू। आपको किसी कमेंट्री या किसी भी बड़ी सी टेक्स्ट बुक अथॉरिटी को उठाने की जरूरत नहीं। आप बेयर एक्ट से पढ़िए, है ना, और बस बेयर एक्ट से पढ़ के आपकी 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लॉ के मामले में। जी के अभी बाकी है इसलिए मैंने 60-70 कहा, ठीक है। आपको इसका फिलोसफिकल, कंसेप्चुअल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं समझना, आपको इससे जुड़े न्यूमरस केस इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के, अदर हाई कोर्ट्स के नहीं पढ़ने। आपको बस सेक्शन समझना है, सेक्शन का टाइप समझना है और सेक्शन को याद रख लेना है, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्हीं पोर्शंस पे रहें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ MPADPO में पूछा जाता है तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एग्जीक्यूटिव, यूनियन, है ना, एंड स्टेट, फिर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अमेंडमेंट का प्रोसेस, शेड्यूल्स के नाम, बस। लैंडमार्क केस लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन कौन से हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। वो चुने हुए केस लॉज आपने पढ़ ही रखे होंगे, सबने पढ़े होते हैं, वही मेनका गांधी, मिनर्वा मिल्स, केशवानंद, है ना, ये सारे जो नोन केसेस हैं प्रॉपर उन्हें पढ़ें। जो नोटेबल अमेंडमेंट्स हैं, भाई अमेंडमेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ हैं जो हिस्टोरिकल हैं, कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें पढ़ लें। कॉन्स्टिट्यूशन को इसी लाइट में पढ़ें और इतना ही पढ़ें, आपको इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। और एक्सेसिवली डीप अगर चले जाएंगे तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो रिसर्च का टॉपिक है ना, 5-6 साल की PhD होती है उस पर। यू डोंट हैव टू डू दैट फॉर दिस एग्जाम, यू डोंट हैव टू डू इट, क्योंकि देखो मेंस तो है नहीं, प्रीलिम्स है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू है। जब थ्योरी लिखनी पड़ती है, जब उसे एक्सपैंड करना पड़ता है लॉ को, तब उसकी फिलॉसफी और कंसेप्ट में जाया जाता है। अब जब इस एग्जाम में ऐसा नहीं करना तो उसमें आप अभी जाके टाइम वेस्ट ना करें, है ना। अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वही करें, और ज़रूरत क्या है, कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस पे स्टिक रहने की, डोंट गेट कैरिड अवे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं आते, ओके। लाइक आई सेड, केस लॉ सिर्फ वही जो लैंडमार्क रहे, SR बोम्मई, मेनका गांधी, गोलकनाथ, ADM जबलपुर एटसेट्रा। और केस में क्या होल्ड किया गया ये आपको पता होना चाहिए, बस केस का नाम, केस का रैशनल, किस लॉ से, किस आर्टिकल से, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था वो, ठीक है। क्यों सिग्निफिकेंट है, केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, है ना, SR बोम्मई में प्रेसिडेंट्स रूल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी है। इस तरह की चीज़ें जो मतलब पता होती ही है पढ़ाई के दौरान, उनके आप नोट्स बना लीजिए। अब आते हैं बाकी लॉज पे। क्रिमिनल लॉ के लिए आपको भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, इनमें भी सेम फॉर्मूला, डेफिनेशन, पनिशमेंट, प्रोसीजर, पावर्स, ठीक है। डेफिनेशन, पनिशमेंट, प्रोसीजर, पावर्स, क्रिमिनल लॉ है, इसको इसी तरह से आप याद रखने की कोशिश करेंगे। जितने भी ये तीनों लॉज हैं इनमें वही लैंडमार्क हैं जो आपने IPC CRPC में पढ़े थे, दोज लैंडमार्क स्टिल रिमेन द लैंडमार्क। तो ऐसा नहीं कि वो रिडंडेंट हो गए हैं और आप, क्योंकि लॉज रिपील होके नया क्रिमिनल स्ट्रक्चर आ गया है तो उन लॉज की कोई वैल्यू, उन केसेस की कोई वैल्यू, वो उतने ही वैल्यूएबल हैं। उन्होंने एक लैंडमार्क इंटरप्रिटेशन दिया था, इट होल्ड्स सिग्निफिकेंस इवन टिल डेट, तो उन्हें आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अगेन बहुत एक्सेसिव कोई आपको टिप्पणी नहीं करनी, उस पर कोई लंबा सा आंसर नहीं लिखना, लेकिन हाँ केस में क्या हुआ, किस प्रोविजन से रिलेटेड था, क्या होल्ड किया गया, ये आपको जानना ज़रूरी होता है, ठीक। अब बाकी की जो स्पेशल एक्ट्स हैं,
अभी हम इसको और डिटेल में करेंगे, मैं ऊपर से आपको फिलॉसफी बता रही हूँ। बाकी के स्पेशल एक्ट जैसे कि एनडीपीएस हो गया, पॉक्सो हो गया, डीवी एक्ट हो गया, जेजे एक्ट हो गया, इन सब में भी वही द सेम थिंग। ऑफेंसेस को पढ़ो, पनिशमेंट देखो, अथॉरिटी समझो, सर्च सीजर की अगर पावर्स हैं उनको देख लीजिए, स्पेशल कोर्ट्स अगर हैं तो देख लीजिए, लिमिटेशन टाइम लिमिट अगर है तो उसको देख लीजिए। यही सब रिपीट होता रहता है, यही सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। द पॉइंट इज वेदर यू रेड द बेयर लॉ और नॉट। As a litigator, as a counsel, as a lawyer, that is what you're required to know. आप लॉ के एप्लीकेशन को ही देखते हैं कि भाई कौन सी जगह किस केस में कौन सा लॉ लगेगा, राइट? तो यही आपसे एग्जाम भी पूछ रहा है कि कौन सा लॉ क्या कहता है। अगर आप वो समझ जाएंगे तो भाई ऑटोमेटिकली किस सिचुएशन में कौन सा लॉ अप्लाई करना है ये तो आप समझ ही जाएंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब बकेट्स के बेसिस पे मैं आपके सिलेबस को स्ट्रैटेजाइज करूंगी। बकेट ए में हैवी एक्ट्स हैं जिनका वेटेज सबसे हाईएस्ट है। ये कोर लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनडीपीएस, पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस, डोमेस्टिक वायलेंस, आरटीआई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज भी ज्यादा है और ये फिलोसफिकल या कंसेप्चुअल मैनर में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि पॉक्सो भी इज not so much concept as the direct application of what applies and what doesn't, लेकिन बाकी जो ये हैं इनमें तो कंसेप्ट प्रॉपर है ही, है कि नहीं? तो इनको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके साथ जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनके साथ आपको इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इनको एक बार में नहीं किया जा सकता, ये थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़ा अटेंशन मांगते हैं। आपको बस उसी अटेंशन के साथ, फोकस के साथ इनको बेयर एक्ट से बार बार पढ़ना है, ठीक है? बकेट बी में मीडियम एक्ट्स हैं जिसमें बहुत सेलेक्टिव प्रिपरेशन चाहिए। इन एक्ट्स में पूरा लॉ आपको नहीं पढ़ना। इनमें एक बार को मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि आप एक ओवरऑल आइडिया थोड़े कंप्रिहेंसिव वे में लें। डोंट स्किप सेक्शंस अनलेस दे आर एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड। हालांकि इन सेक्शंस में, इन लॉज में प्रोबेबिलिटी कम है, लगभग सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन ये बकेट बी के जो मीडियम एक्ट्स हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, PCPNDT एक्ट, ये सारे बहुत सेलेक्टिव हैं। इनमें कुछ ही सेक्शंस, कुछ ही प्रोविजंस इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं प्रोविजंस को आपको याद रखना है, उन्हीं प्रोविजंस को आपको पढ़ना है। बाकी आप पूरा लॉ स्किप कर सकते हैं सेफली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बकेट सी में लाइट एक्ट्स जो कि एक सिटिंग में आप पूरा कर सकते हैं। ये छोटे एक्ट्स हैं, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, आर्म्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट। ये सारे छोटे छोटे लॉज है। इवन इफ यू सिट एट वन सिटिंग यूड बी एबल टू कंप्लीट दोज लॉज, दीज लॉज। एक बार में हो जाएंगे ये, ठीक है? एक ही बार में हो जाएंगे, बार बार आप पढ़ेंगे तो रिटेन भी हो जाएंगे। इतना कुछ बहुत डिटेल्ड नहीं है। लाइक आई सेड, रूल है, डायरेक्टली अप्लाई करना है, दैट्स इट, ओके? अब आता है बकेट डी जिसमें MP स्पेशल एक्ट्स है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कोई कंसेप्ट नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कुछ भी। सेक्शन क्या है, प्रोविजन किस सेक्शन का है, डायरेक्ट। MP एक्साइज एक्ट, MP स्टेट सिक्योरिटी एक्ट, MP लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, MP गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, MP विशेष न्यायालय अधिनियम, ये सारे MP स्पेशल एक्ट्स हैं। लाइक आई सेड, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत प्रीडोमिनेंटली ये पेपर को कवर नहीं करता है। इट डजंट डोमिनेट पेपर। क्वेश्चंस हैं ऑफ कोर्स, इतने सारे एक्ट्स हैं, लेकिन उतने सारे नहीं कि आप घबरा जाएं, कि आपके स्कोर को, आपकी मेरिट को, आपके कट ऑफ को डिटरमाइन कर डालें। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चंस हैं बट उनका वेटेज बाकी जो बकेट ए के जो लॉज हैं उनसे काफी कम है, ओके? सो दिस इज द लॉ, ये लॉ है, ओके? अब चलिए, आपने बेयर एक्ट्स ले लिए, आपने उनको रटना और याद करना भी शुरू कर दिया, समझना भी शुरू कर दिया। जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो कहाँ होती है? मेजर प्रॉब्लम होती है रिटेंशन में। अब यहाँ कोई एक दो लॉज तो है नहीं, यहाँ पे इतने सारे लॉज हैं।
कितना ही आप रिटेन कर लेंगे। चले मैम हम आपकी बात समझते हैं, आप कह रही हैं कि बेयर लॉ से पढ़ो, बेयर एक्ट से पढ़ो, लॉस को, सेक्शन नंबर्स को याद रखना है, बट कितने, हाउ मैनी, सीमा भी तो होती है भाई, दिमाग भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो देखिए दिमाग की वाकई एक लिमिटेड कैपेसिटी है रिटेन करने की, याद रखने की। आप सबसे एक जो बेहतरीन तरीका होता है वो होता है प्रैक्टिस का। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर सॉलिडिफाइड दे बिकम इन योर मेमोरी। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना वो आपकी मेमोरी में सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये है चैलेंज। दृष्टि जुडिशरी MPADPO के कोर्स को लॉन्च कर रहा है। अब इस कोर्स में आपको इन सारी एक्ट्स को प्रिपेयर करने का एक बेहतरीन तरीका मिल जाएगा। भाई पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, है ना। अब कोई जब ये जो सब्सटैंटिव लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, BNS, BSA एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, है ना। प्रॉपर बुक्स आती हैं, कितनी ही सारी किताबें हैं मार्केट में। लेकिन जब इन लेसर नोन एक्ट्स की बात आती है तो इनको प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहाँ से करें, किताबें तो आती नहीं। एक दो क्वेश्चन भाई ओल्ड क्वेश्चन पेपर से मिल जाए उससे आप कर लेते हो, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस ज़रूरी है MPADPO के लिए इन सारे लॉज की। You'd have to practice questions separately, dedicatedly from all these laws, and 1 or 2 questions from previous year question papers just won't do. पुराने क्वेश्चन पेपर से एक दो क्वेश्चन जो मिल जाता है उन्हीं को आप प्रैक्टिस करते रहे, ये काफ़ी नहीं है। तो क्या करेंगे आप, दृष्टि आपको सपोर्ट करेगा। आपको क्या करना है, आपको बस कोर्स को सब्सक्राइब करना है, बस, और कुछ नहीं करना। आप कोर्स सब्सक्राइब करेंगे, आप क्लास में आएंगे, आपको जो भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो एग्जाम में आ सकता है, जो आता है, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे टॉपिक्स प्रॉपर कंसेप्ट के साथ आपको समझाए जाएंगे ताकि आपको रिटेन रहे। उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको अलग से नोट्स भी नहीं बनाने, कोई टेक्स्ट बुक, कोई कमेंट्री, कुछ नहीं, बैराक्स भी मत लीजिए, चलेगा। आपको नोट्स दिए जाएंगे, उन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करिए, और उसके बाद टेस्ट, डेडिकेटेड टेस्ट्स हैं, सेक्शनल टेस्ट्स हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं। सेक्शनल टेस्ट जहां पे सिर्फ लॉ पूछा जाएगा, इन्हीं से रिलेटेड सिर्फ जीके पूछी जाएगी, MP की, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट, ओवरऑल टेस्ट, एंड देयर मल्टीपल टेस्ट, एंड देयर मोर देन 180 क्लासेस, डाउट सेशंस वगैरह सब मिला के 180 क्लासेस से ऊपर हैं, आपके पास बहुत सारे टेस्ट हैं। अगर आप इतना ही कर लें कि आप उन सारे टेस्ट्स को कर लें, इफ़ यू डू ऑल दोज टेस्ट्स, ट्रस्ट मी, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। उन्हीं टेस्ट को अगर आप 2 बार कर देंगे, बस हो गई आपकी प्रिपरेशन। 2-3 बार ही अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सेक्शन के साथ नंबर याद रह जाता है। सेक्शंस को, बेयर लॉज को प्रिपेयर, रिटेन करने का और कोई तरीका है ही नहीं। आप कितना ही कर लें, कितना ही रट लें, कितना ही कॉपी में लिख लें, आप उतनी एफिशिएंटली उसे याद नहीं रख पाएंगे जितना आप उसे क्वेश्चन सॉल्व करके याद रख पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करें एज मेनी एज यू कैन, और इसका वन स्टॉप सोल्यूशन दृष्टि है। बस आप यहाँ पे आए, क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उतने आप लगाएं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, आपको PDF दी जाएगी, आपको बताया जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। अब जब ऐसे पता चल जाता है कि भाई किस लॉ में क्या पढ़ना है, तो एक रिलीफ आ जाता है, क्योंकि आपको भाई आप बहुत सारा टाइम बचा लेंगे। पूरे लॉज को नहीं पढ़ना, हर एक सेक्शंस में नहीं घुसना, राइट। बहुत सारे सेक्शन समझ नहीं आते। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कहाँ से क्या पढ़ना है, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजाइज भी हो जाती है और ईजी भी हो जाती है। भाई जब हम बात कर रहे हैं तो MP GK कैसे पीछे रह जाएगा। GK का जो पेपर है उसमें लिखा नहीं है कि MP की GK, लेकिन GK का जो पेपर है उसमें MP की ही GK आती है। MP GK इज नॉट ऑप्शनल। GK करंट अफेयर्स नेसेसरली इन MPADPO मीन्स MP स्पेसिफिक GK, ठीक है। आप कितना भी स्ट्रांग हो लॉ में, कितना ही अच्छे से कर लें, अगर आप MP स्पेसिफिक जनरल नॉलेज को, करंट अफेयर्स को नहीं कवर करते हैं तो आप एग्जाम की कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। बारगी डैम जो है वो कहाँ है, जबलपुर में है। भीमबेटका, व्हाट इज इट, इट्स रॉक शेल्टर्स हैं, है ना। उसी तरह से गोंड इज वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स इन MP। तो भाई इट्स नॉट, यू डोंट हैव टू गो डीप इनटू द
फिलोसफी ऑफ एवरीथिंग। जी के वैसे भी फिलोसफी नहीं होती, इट हेल्प्स इफ़ यू अंडरस्टैंड दी फोर कॉर्नर्स ऑफ इट, तो उसे रिटेन करने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस एग्जाम के लिए आपको एमपी स्पेसिफिक रहना है, एमपी का इतिहास, एमपी का भूगोल, एमपी में जो हो रहा है उसी पर आपको फोकस करना है। और यही फोकस जो है वो थोड़ा सा टाइम और थोड़ा स्पेशल डेडिकेशन मांगता है, क्योंकि भाई अब सोचने वाली बात है, देयर आर बुक्स, जीके की बुक है और करंट अफेयर्स की किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, लाइक आई सेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक टॉपिक और अ स्पेसिफिक स्टेट, तो किसी भी मटेरियल को एक्युमुलेट करना मुश्किल हो जाता है। देयर वोंट बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन, जो भी आएगा थोड़ा जनरल आएगा, हर चीज़ को कवर करता हुआ आएगा। आपको एमपी को कवर करना है स्पेशली, क्या करेंगे आप, क्लासेस में कवर हो जाएगा। जो आपका पूरा कंसोलिडेटेड वर्जन है टेस्ट्स का, उसमें से कुछ टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एमपी जीके के हैं, ताकि आप इस जीके को समझ सकें। और आपको मटेरियल तो दिया ही जाएगा, वट एवर इट इज़ जो कि एमपी के लिए जीके पार्ट में ज़रूरी है, वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में दे दिया जाएगा। आपको कहीं बाहर से कोई किताब वगैरह नहीं लेनी, आप उसी नोट को पढ़ें, जो स्पेसिफिक डेडिकेटेड टेस्ट्स हैं उनको आप अटेम्प्ट करें, योर प्रिपरेशन विल बी डन। सो बेसिकली दिस कोर्स इज केटरिंग टू एवरीथिंग दैट यू नीड। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजाइज हो जाती है, क्योंकि क्लास में आपको वही पढ़ाया जाता है जो ज़रूरी है। आपकी प्रिपरेशन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस करना है वो आपको मल्टीपल बुक से रिसोर्स इकट्ठा करके, किताबों को जमा करके नहीं करना कि क्वेश्चन मिल जाए मुझे। आपको क्लास में क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए टाइम है, जनवरी हैज़ जस्ट कम टू एन एंड, फरवरी हैज जस्ट स्टार्टेड, तो यू स्टिल हैव टाइम। अगर यहीं पे भी अगर आप सही डिसीजन ले लेते हैं तैयारी को लेकर, प्रॉपर गाइडेड एटमॉस्फेयर में एमपी एडीपीओ की प्रिपरेशन करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे इस एग्ज़ाम को। ये एग्ज़ाम निकल आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, कुछ भी डीप नहीं है, कुछ भी एक्सेप्शनली डिफिकल्ट नहीं है, एवरीथिंग इज प्रिटी सिंपल, प्रिटी डायरेक्ट। ऑल यू नीड टू डू इज प्रॉपरली प्रिपेयर, एंड हाउ डू यू डू इट? बाय studying in a proper guided atmosphere which दृष्टि will provide to you, ठीक है। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड, कितने टेस्ट्स हैं, कब कब पढ़ाए जाएंगे, माइनर में क्या कवर हो रहा है, माइनर में सब कुछ कवर हो रहा है, एवरी एक्ट इज कवर्ड लाइक आई सेड विद नोट्स। इट्स नॉट जस्ट कि क्लास में पढ़ा दिया खत्म, नोट्स के साथ आपको क्लासेस दी जाएंगी। तो वही कि भाई ड्यूरेशन क्या है, कब कब क्लास होगी, फी स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कोर्स से रिलेटेड वो आपको डीएलए दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी। द डिटेल्स ऑफ द कोर्स आर प्रॉपरली अवेलेबल, उनको पढ़िए। फिर भी कोई अगर सवाल रह जाता है तो नंबर है काउंसलर्स का 8750187501, उस पर कॉल कीजिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है। और अगर मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी और चीज़ में क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप कॉमेंट्स में पोस्ट कीजिए, वी शैल एड्रेस इट, ठीक है। तो यह है प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी पे अगर आप डे 1 से चलते हैं तो आप एग्जाम निकालेंगे। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप निकालेंगे, लेकिन वही आपको खुद कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। उन एफर्ट्स को लीजिए, मेरी बात को सुने और एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा, फिर सेलिब्रेट करेंगे साथ में, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं जहाँ पे एमपी एडीपीओ से रिलेटेड और कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।